बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है जी एफएससी फिजिक्स पार्ट 2 में आर्टिकल नंबर 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन और एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉल करते हैं। हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करता है तो वो एनर्जी गेन करता है, और उसका जो एनर्जी गेन है वो डिपेंड करता है कि वो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन किस तरह करके। लेट्स से हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की वजह से है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। अब लेट्स से अगर यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है तो हमें पता है कि पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो वो चार्ज पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और इसको हम कहते हैं कि वो जो चार्ज पार्टिकल है इट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है तो वो एनर्जी गेन करता है, और वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो यही आइडिया जो है वो एक तरह से एक्चुअली यहाँ पे यूज होगा, और इसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हम थोड़ा सा जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली एक एनर्जी का यूनिट है। सबसे पहले ये क्लियर होना बड़ा जरूरी है स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का यूनिट है। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करता है तो वो कितनी एनर्जी गेन करता है या वो लूज करता है, उसको हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, और वो यूनिट जो है वो एनर्जी का यूनिट है। डिफाइन कर लेते हैं इसको जी हम। डेफिनेशन की तरफ आए तो इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन आर लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रांसफर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कहने का मकसद है कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट में से पास करेगा तो वो जितनी एनर्जी गेन या लॉस करेगा उसको हम बोलेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज की वजह से इसको कहा गया। वोल्ट जो है वो मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें से ये फ्लो कर रहा है वो 1 वोल्ट का है। इसके बाद इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ ये वाला फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में पढ़ा था। ये जो डेल्टा यू है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यू जो है वो चार्ज है और जो डेल्टा वी है दैट इज पोटेंशियल। इसी को हम प्रोसीड करते हैं और हम कंसीडर करते हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब है जो चार्ज पार्टिकल इट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन में वो मूव करेगा, और एज अ रिजल्ट उसकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये अब अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम यूज करेंगे। और जो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है वो उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। जब इसको ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यूज को रिप्लेस करवाएंगे तो क्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और साथ उसका यूनिट कूलम आ गया, और वोल्ट की वैल्यू 1 थी तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा। तो बाकी कूलम और वोल्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कूलम और वोल्ट को जब मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्टेंट क्या बन जाता है, ये जूल बन जाता है। तो इस तरह करके ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी इक्वल आ जाएगी 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो ये यहाँ से इसको एक्चुअली आप याद रख सकते हैं। दो चीजें यहाँ से याद रख सकते हैं। पहली तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो यूनिट किस चीज का है। जब आपको ये वैल्यू विद यूनिट याद होगी तो आपको पता है जो जूल यूनिट होता है, जूल किस चीज का यूनिट होता है, जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो फिर आप ये नहीं भूलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किस चीज का यूनिट है। और दूसरा इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू कितनी है, वो चार्ज और इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ से मिस्टेक करते हैं कि वो तो उन्होंने याद किया होता है कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो वो अक्सर इसको कूलम लिख देते हैं या इसको चार्ज के यूनिट में मेजर कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1.6 × 10⁻⁹ आता किस वजह से है, क्योंकि ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दैट इज एनर्जी गेन आर लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इस तरह से ये यूनिट है, और ये इसकी डेफिनेशन है। इसके साथ साथ एक दो छोटी छोटी चीजें जो है मैं और डिस्कस करना चाहूंगा। इनमें सबसे पहले जो है वो ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में से मूव करके पास कर रहा हो, गुजर रहा हो,
तो अक्सर उसके एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि वो कितनी एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा। तो उसके लिए जो रिजल्ट है, जो फार्मूला है, वो ये वाला हम यूज करते हैं कि जो चेंज इन एनर्जी है दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू पोटेंशियल, कि जितना उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है और जितने पोटेंशियल डिफरेंस से वो मूव कर रहा है, तो उसको यूज करके हम यहाँ से उसके ऊपर जो है वो एनर्जी गेन या लॉस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह करके ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटे छोटे एमसीक्यूज के हवाले से। तो ये था जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी, ये है जी कूलम्स लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, इसको यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन है। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 10.11 है, 12.11, और उसके अंदर ये एक्चुअली कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ये देखते हैं जी हम। सबसे पहले इन दोनों फोर्सेस के दरमियान हम सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्योंकि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसकी भी वजह क्या है कि उसमें भी अगेन जो वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में, ये हम लोग पार्ट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। टॉपिक था ग्रेविटेशनल फील्ड वाला, और ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इट इज कंजर्वेटिव फील्ड। हर फोर्स का एक फील्ड होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, बिकॉज देयर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये प्रूव किया जा सकता है, यहाँ पे हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ये अंडरस्टैंडिंग की तरह से है, इसको हम इतना ही कंसिडर करेंगे। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स इज बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान होती है इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बिटवीन टू मैसेज होती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जो है इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, फॉलो करती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो ये सिमिलरिटीज हैं बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस है। अब डिफरेंस की तरफ हम आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। सिमिलर चार्जेस के दरमियान जो है वो रिपल्सिव है, और अपोजिट चार्जेस में ये अट्रैक्टिव होती है। इसी तरह अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो दैट इज ओनली अट्रैक्टिव, ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसमें जो कांस्टेंट अपीयर होता है उसको कूलम्स कांस्टेंट बोला जाता है, और उसकी जो वैल्यू है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी तरह अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू की निस्बत बहुत जो है वो कम है। इसी वजह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उसकी जो वैल्यू है वो लार्ज है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। शील्डेड का जो आइडिया है ये आप इस तरह करके क्लियर कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, और उसमें हमने कहा था कि इनसाइड द हॉलो चार्ज जो है वो फील्ड जो है वो क्या है वो जीरो। तो वो जीरो किस वजह से था? बिकॉज दैट फील्ड वाज शील्डेड आउट, मतलब उसको हमने एक तरह से महफूज कर लिया है इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज, जिसके चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इनसाइड जो है वो कोई भी ऑपरेटर्स, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हम रख सकते हैं, और वो क्या है वो शील्डेड आउट है। लेकिन अभी भी वहां पे ग्रेविटी की फोर्स जो है वो एक्ट कर रही थी, और ग्रेविटी की फोर्स को वहां से रिमूव नहीं किया जा सकता। तो इस तरह ये यहाँ पे यूज किया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट कैन बी शील्डेड, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। फिर इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मीडियम डिपेंडेंट होती है, और मीडियम डिपेंडेंट इसकी कहाँ से आती है? इसकी जो मीडियम डिपेंडेंस है वो आपके पास आती है इसके कांस्टेंट से, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट था, वो मीडियम पे डिपेंड करता था,
इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी मीडियम पे डिपेंड करती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, क्योंकि इसका जो कांस्टेंट है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये मैटर्स के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये छोटा सा एक कंपैरिजन है जो कि आपसे एग्जाम में सिमिलरिटीज डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और कंपैरिजंस की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। और ये एफएससी के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए मैंने कोशिश की है कि मैं इसके जो थोड़े बहुत आइडियाज हैं उनको मैं आप एक्सप्लेन कर सकूँ। ये हमारा आज का टॉपिक।